हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इजी इकोनॉमिक्स चैनल। और इसमें आज आपको मैं बताऊंगी द सिक्योरिटी स्कैम ऑफ 1992 हर्षद मेहता स्कैम। हम इस स्कैम में इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे, क्योंकि ये स्कैम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों से रिलेटेड था, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। तो हम इस सिक्योरिटी स्कैम ऑफ 1992 इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इस स्कैम ने हमारे मनी मार्केट और हमारे कैपिटल मार्केट को डिस्टर्ब किया था और उससे कितने करोड़ की हानि हुई थी और उसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या क्या सुधार किए थे। और इसके बाद हम देखेंगे कि उसको ठीक करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, हर्षद मेहता काफी फेमस थे। दलाल स्ट्रीट में उनको बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता था। ही मैनिपुलेटेड स्टॉक्स बाय इलीगली ऑब्टेनिंग मनी फ्रॉम सेवरल बैंक। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि उन्होंने इकोनॉमी के मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को यूज किया था। किस तरीके से यूज किया था वो भी मैं बताऊंगी। पहले हम देख लें स्कैंडल हुआ कैसे। मनी मार्केट से उन्होंने पैसे उठाए थे। मनी मार्केट का मार्केट कहाँ है आपको पता है, बैंक्स। तो बैंकों से पैसे उठा करके उन्होंने कहाँ यूज किया, कैपिटल मार्केट, जिसका मार्केट कहाँ है, शेयर बाजार। राइट। अब इसमें एक थोड़ी सी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें किस तरीके से हुई। उन्होंने बैंक से पैसे तो लिए, लेकिन ये पैसे क्या बैंक ने अपनी मर्जी से दिए? नहीं। ये जो बातें की जाती हैं कौन कौन इन्वॉल्व थे, ये पॉलिटिकल इश्यूज में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। मैं आपको बस ये बताऊंगी कि ये जो समय चल रहा था 1992 का, आपको पता है 1991 के समय और 1992 के समय हम जो बैंक है उनको अपने कुल एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कुल पूंजी, बैंकों की जो कुल पूंजी है उस पूंजी का एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, जो अभी भी करना पड़ता है। एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। राइट। एसएलआर मेंटेन करती है बैंक अपने पास और सीआरआर मेंटेन करती है आरबीआई के पास। तो उस वक्त बैंकों को एसएलआर और सीआरआर बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता था। एसएलआर मेंटेन करना पड़ता था करीबन 38.5% और सीआरआर मेंटेन करना पड़ता था 25%। मतलब कुल मिलाकर के बैंकों की 61% जो पूंजी होती थी वो लॉक हो जाती थी। और हमें पता है कि बैंकों के पास अगर पूंजी रहेगी, अगर तरलता रहेगी, लिक्विडिटी रहेगी, तभी वो आगे क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे, लोन दे पाएंगे। और बैंक आगे लोन देंगे तो लोन पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से जो डिपॉजिटर होते हैं उनके पैसे वो लौटा पाएंगे। लेकिन अगर 61% पूंजी उनकी एसएलआर और सीआरआर के रूप में लॉकडाउन रहती थी, तो बैंकों को लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती थी। लिक्विडिटी का मतलब कैश की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बैंकों में आपस में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन भी होता था। एक बैंक दूसरे बैंक को 14 डेज के लिए, 13 डेज के लिए पैसे भी दिया करते थे। तो इसका नाम रखा जाता था इस इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को। जो एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देती थी उसको कहा जाता था। ये ट्रेडिंग होती थी ब्रोकर्स के थ्रू। और इस ट्रेडिंग को कहा जाता था रेडी फॉरवर्ड डील, जो 1992 में काफी हुआ करती थी। रेडी फॉरवर्ड डील। तो इस एक लाइन को हम याद रखेंगे कि बैंकों की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हुई थी। 1992 में इन्हें एसएलआर और सीआरआर ज्यादा मेंटेन करना पड़ता था। और आपको याद होगा कि नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि बैंकों का जो एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करवाया जाता है बहुत ही ज्यादा, उसके कारण उनकी कुछ जो मनी है, काफी ज्यादा मनी वो ब्लॉक हो जाती है और वो आगे ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो नरसिम्हन कमेटी ने भी ये अपना सजेशन दिया था कि एसएलआर की जो लिमिट है और सीआरआर की जो लिमिट है उसको कम किए जाने की जरूरत है। तो इतने ज्यादा पैसे ब्लॉक होने के बावजूद 39% उनके पास, बैंकों के पास कितनी पूंजी बच जाती थी? बैंकों के पास टोटल 39%, अगर हम मान ले, टोटल लोनेबल अमाउंट बच जाता था। लोनेबल अमाउंट मतलब कि जिससे वो आगे क्रेडिट क्रिएशन कर पाते थे, आगे लोन दे पाते थे और लोन पर जो प्रॉफिट होता था उससे डिपॉजिटर्स के पैसे वापस कर पाते थे। इसका भी 40% इनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि ये प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दे।
और प्रायोरिटी सेक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट लोन है, साथ ही एजुकेशन भी है। जो भी प्रायोरिटी सेक्टर को ये लोन देते हैं, इनमें इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम एनपीए की होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की होती है, कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या जो भी प्रायोरिटी सेक्टर हमारे हैं, प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, अगर उनको लोन देते हैं तो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने का डर होता है। तो इन सब के बावजूद इनको अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी थी, अपने पास कैश रखना था, इसीलिए बैंक जो है रेडी फॉरवर्ड डील करते थे, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे दिया करती थी उधार पर, और ये सारी ट्रेडिंग होती थी ब्रोकर्स के थ्रू। तो उनमें से एक ब्रोकर 1992 में हर्षद मेहता भी थे। दूसरी बात, ये जो स्कैम था, ये स्कैम 4,000 करोड़ का था, जिसने दलाल स्ट्रीट की पूरी पिक्चर को बदल के रख दिया। 4,000 के इस स्कैम ने हमारे शेयर मार्केट को काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया था, जिसके कारण से सिक्योरिटीज लॉ सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1995 गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, जिसने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो भी पावर थे उसको काफी ज्यादा बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना था कि सेबी के पावर को और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ऐसे स्कैंडल फ्यूचर में ना हो। तो सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1995 पास किया गया, जिसने सेबी को और एम्पावर्ड किया, और सेबी के द्वारा एफआईआई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे काफी कंट्रोल लगाया गया। उसके साथ ही साथ डिपॉजिटर्स पे भी कंट्रोल बढ़ा, वेंचर कैपिटल फंड पर भी सेबी का कंट्रोल बढ़ा। तो ये हो गई सेबी की बात। इस स्कैम ने 4,000 करोड़ के इस स्कैम ने पूरे दलाल स्ट्रीट के जो पिक्चर है उसको बदल दिया। अच्छा, ये जो स्कैम है जिसको 4,000 करोड़ का कहा जाता है स्टूडेंट, तो ये स्कैम एक्चुअली 4,000 करोड़ जो लॉस हुआ था, वो बैंक का जो एस्टिमेट लगाया गया था, वो बैंक का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये लॉस था। 4,000 करोड़ से अलग भी कुछ लॉस हुए थे, जो पब्लिक सेक्टर्स के लॉस थे, उन लॉस को इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो ये स्कैंडल जो था वो 4,000 करोड़ से भी ज्यादा था, लेकिन जो कमिटीज बनाई गई थी, उन कमिटीज ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉस को कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ बताया था। तो इस स्कैंडल ने पूरे स्टॉक मार्केट के पिक्चर को बदल दिया। टूक एडवांटेज ऑफ टाइम लैग इन सेटलमेंट साइकिल। स्टूडेंट, सेटलमेंट साइकिल क्या होता है? इज द टाइम विद इन विच ब्रोकर हैव टू पे फुल मनी एंड टेक डिलीवरी ऑफ स्टॉक। मान लीजिए ये ब्रोकर है, इस ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में किसी शेयर में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। शेयर मिलने में 1992 में ये जो टाइम लैग था, जब पैसे लगाए जाते थे शेयर में और उसका जो जो शेयर मिलने में और पेमेंट होने में जो टाइम लैग होता था, 1992 में ये टाइम लैग था 14 डेज का। अभी इसको कम कर करके करंटली 2020 में इसको कम कर करके 2 डेज किया गया है। ये टाइम लैग काफी कम किया गया है, और इन फ्यूचर इसको एक दिन करने की बात की जा रही है। तो 1992 में ये जो टाइम लैग था कि ब्रोकर शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते थे और उनको डिलीवरी ऑफ स्टॉक, जब स्टॉक की डिलीवरी होती थी तो इसमें 14 डेज लग जाते थे, और इसी टाइम लैग का काफी फायदा उस वक्त ब्रोकर्स उठाते थे, और सबसे ज्यादा फायदा उठाया था हर्षद मेहता ने। तो ये टाइम लैग काफी कम करके 2 डेज किया गया है, और इसको और भी कम किए जाने की बात रही है। नो रूल ओवर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड स्टॉक इन डीमैट अकाउंट। अब देखिए, ये दो अकाउंट की मैंने बात की। पहला अकाउंट मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट। पहले हम इसके बारे में बात कर लें, ये क्या है। कभी भी शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना होता है, तो आपका जो अपना सेविंग अकाउंट होता है, किसी भी बैंक में आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, उससे एक अकाउंट और खोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप कैश ट्रांसफर करते हैं शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए, और साथ ही साथ उससे अटैच्ड एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट डीमेट्रलाइज्ड अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट में आपके जो स्टॉक होते हैं या आपका जो शेयर होता है, ये डीमेट्रलाइज्ड फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इसमें शेयर रखते हो। तो उस वक्त ऐसा कोई रूल नहीं था कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए और डीमैट अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरी बात, 1992 ऑल ट्रेड वेयर प्लेस थ्रू डीलर्स। 1992 में जितने भी ट्रेड्स होते थे, मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी
इन दोनों के अगर शेयर मार्केट में स्टॉक लगे हैं तो ये सारा कुछ डीलर्स के थ्रू ही होता था। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड थ्रू पेपर, नाउ ऑनलाइन। 1992 की हम बात करें तो जितने भी सेटलमेंट होते थे, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे शेयर के, जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सारे मैनुअली पेपर्स पे होते थे और अभी सारे ऑनलाइन हो गए हैं। तो ये काफी कम्बरसम होता था, इसमें काफी ज्यादा टाइम लैग भी होता था और इसमें काफी ज्यादा फटीग भी होती थी। इसमें बहुत सारे लेजर्स मेंटेन करने होते थे और अभी ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है जिससे कि बहुत सुविधा हो रही है। ब्रोकरेज फी 1992 के समय 1% ब्रोकरेज फी देना पड़ता था फॉर इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स। कोई भी ट्रेड्स अगर होता था, कोई भी ट्रेड, उसका 1% ब्रोकरेज फी देना पड़ता था। अब हम जानेंगे स्टूडेंट कि ये स्कैम था क्या, ये स्कैम कैसे हुआ और इस स्कैम में किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं देखूंगी, मैं इसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखूंगी और आपको मैं बताऊंगी स्कैम हुआ कैसे और इस स्कैम के बाद हमारे शेयर मार्केट में क्या क्या सुधार किए गए और पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में किस तरीके के रिफॉर्म आए। तो चलिए हम स्कैम की बात करें। मैंने आपको बताया था 1991 और 1992 में जितने भी बैंक्स होते थे उनको बहुत ही ज्यादा सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता था, राइट। अब इस सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के कारण उनके बहुत सारे फंड ब्लॉक हो जाते थे। तो कभी अगर उनको फंड की जरूरत पड़ती थी तो वो क्या यूज करते थे, सारे बैंक्स यूज करते थे रेडी फॉरवर्ड डील। रेडी फॉरवर्ड डील क्या होता था, मान लो कि ये एक बैंक ए है और ये एक बैंक बी है। बैंक बी को पैसे की जरूरत है, राइट, बैंक बी को पैसे की जरूरत है। तो ये बैंक जो है सिक्योरिटीज, ये बैंक सिक्योरिटीज के रूप में बैंक ए को सिक्योरिटीज रखने को दे देता था और बैंक ए जो है बैंक बी को पैसे दे दिया करता था। दिस वाज कॉल्ड रेडी फॉरवर्ड डील, ठीक है। अब इस रेडी फॉरवर्ड डील में चूंकि उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया कि सारा काम पेपर पे होता था, कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन का उस वक्त इतना फैट नहीं था, तो ये सारा काम पेपर पे होता था जिसमें काफी समय लगता था। तो उसके बाद अब यही जो बैंक ए और बैंक बी है, इन लोगों ने रिसीट शुरू किया, बैंक रिसीट, बैंक रिसीट केम इनटू पिक्चर। अब चूंकि ये काफी उस वक्त सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता था और पेपर पे होता था, इसलिए बैंक्स ने कहा कि हम बैंक रिसीट फॉलो कर लेते हैं। तो अब अगर बैंक ए को पैसे की जरूरत होती थी तो बैंक बी को पैसे की जरूरत होती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ रिसीट दे देता था और बैंक उसको पैसे दे देता था। अब इस सिस्टम में ब्रोकर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई। सिस्टम को हमने दो चीजें देख ली, बैंक रिसीट उसमें बीच में आने लगी। इसमें भूमिका आई ब्रोकर्स की, जहां हम बात कर ले ब्रोकर के रूप में हर्षद मेहता की भूमिका इसमें हम देख लेते हैं। तो जैसे बैंक ए को अगर पैसे की जरूरत, बैंक बी को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको ये पता नहीं होता था कि मैं कहाँ से पैसे लूं, और बैंक ए जिसको अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करने होते थे तो उसको भी ये इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि किस बैंक को पैसे की जरूरत है। तो उस वक्त ये जो ब्रोकर हैं उनकी भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण हुई। ब्रोकर्स ने ढूंढना शुरू किया कि किस बैंक को पैसे की जरूरत है और किस बैंक को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मान लो ब्रोकर ने एक जैसे बी सी डी तीन बैंकों को ढूंढ लिया जिनको पैसे की जरूरत है, राइट। अब बैंक बी से उसने रिसीट ले लिया और उस रिसीट को बैंक ए को दे दिया। यहाँ जो रिसीट निकली उसने बैंक ए को दे दिया और बैंक ए ने ब्रोकर को क्या दे दिए, पैसे दे दिए। मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि 10 करोड़ रुपए ब्रोकर के पास आ गए, ठीक है। ये कौन सा बैंक है, ये है लेंडर जो कि पैसे दे रहा है और ये जो है बोरोअर। अब इस पैसे को ब्रोकर को तो दे देना चाहिए बैंक बी को, लेकिन ब्रोकर जो है वो ज्यादा ऊंचा खेल खेल गए और उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया कहाँ, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ये पैसे आ गए, मतलब कितने पैसे आ गए, 10 करोड़ आ गए, राइट। अब ब्रोकर के हाथ में ये 10 करोड़ रुपए
हाथ में आ गए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में टाइम लैग 14 डेज का था, मतलब कि आप शेयर को खरीदते हो और पेमेंट करते हो, उसमें 14 दिन का समय लगता था, जिसका ब्रोकर्स ने काफी फायदा उठाया। 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब 10 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर किसी पर्टिकुलर शेयर में हम इतने पैसे लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट में ये सेंटिमेंट जाएगा कि ये जो शेयर है काफी प्रॉफिटेबल है और सारे लोग उसमें पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इस पैसे से हर्षद मेहता ने स्पेक्यूलेशन शुरू कर दिया। स्पेक्यूलेशन क्या होता है कि हम स्पेक्यूलेट करते हैं। इस पैसे 10 करोड़ को उन्होंने अपने कुछ फेवरेट शेयर्स में लगाना शुरू किया और उनके जो फेवरेट शेयर्स थे उन शेयर की कीमत बढ़ने लगी। और मैंने आपको बताया है कि शेयर मार्केट काफी सेंटीमेंट पे काम करता है। हमें जैसे ही पता लगता है कि इसके इस शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं या बढ़ रहे हैं तो हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यही काम हर्षद मेहता ने किया। उन्होंने अपने कुछ फेवरेट शेयर्स में पैसे लगाने शुरू किए। ये 10 करोड़ में हाइपोथेटिकल अमाउंट कह रही हूँ, अमाउंट और भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और उन शेयरों की कीमत काफी बढ़ने लगी, जिनसे उनको काफी प्रॉफिट हुआ। मान लो कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर उनको प्रॉफिट हो गया 12 करोड़, तो 10 करोड़ उन्होंने इसमें से दे दिया बोरोवर जो थे उनको, और 2 करोड़ उनके पास आ गए। और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया, ये जो पैसे इन्होंने उधार के रूप में इनसे लिए थे, 10 करोड़ इन्होंने दे दिए, 2 करोड़ इनके पॉकेट में। और इस 10 करोड़ पर बैंक बी ने जो इंटरेस्ट दिया, उस इंटरेस्ट के साथ ये पैसे इन्होंने वापस कहाँ लौटाए? लेंडर ए को। इसी तरीके से उन्होंने बैंक बी के साथ साथ बैंक सी, बैंक डी, बहुत सारे बैंक्स को चुना हुआ था। तो सोचो ये कितना बड़ा गेम था और इसके लिए कितना दिमाग चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो उन्होंने दोनों मार्केट को यूज किया। ये कौन सा मार्केट है? ये है हमारा मनी मार्केट या मुद्रा बाजार, और ये है हमारा कैपिटल मार्केट या पूंजी बाजार। इन्होंने इस दोनों मार्केट को यूज किया क्योंकि उस वक्त कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो इन दोनों मार्केट में एक कोऑर्डिनेशन बिठाए। तो इस एक स्कैम के बाद हमारा शेयर मार्केट भी काफी कुछ हिल गया और हमारा मनी मार्केट भी काफी डिस्टर्ब हो गया। इस स्कैम के बाद जो है कहा गया कि एक साल में 4 गुना सेंसेक्स बढ़ गया, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था। सेंसेक्स 4 गुना काफी ऊपर चला गया। तो इसके बाद 4 में 1992 को हमारे पीएम ने उस वक्त कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंकों का पैसा यूज हुआ है शेयर मार्केट में। और इस स्टेटमेंट के बाद 30 अप्रैल 1992 को एक कमेटी गठित की गई, जानकी रमन कमेटी। श्री जानकी रमन उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रहे थे। उनकी कमेटी गठित की गई इस सारे स्कैंडल को देखने के लिए। उनके द्वारा लॉस बताया गया 4.024 करोड़ का, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ कहते हैं। तो ये जो पूरा स्कैम था, इसको 4 करोड़ का स्कैम कहा गया। लेकिन ये जो लॉस बताया गया था स्टूडेंट, ये पूरा लॉस था बैंक का। उन्होंने जो लॉस एस्टिमेट किया वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लॉस एस्टिमेट किया, दैट वाज 4000 करोड़। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लॉस हुए थे, ठीक है, तो उन सभी को इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया। अब देखो इसके बाद जो है, मैं थोड़ा सा एक और इसमें पॉइंट बता दूं। देखो इसके बाद जो है अगस्त 1992 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जेपीसी, ये गठित की गई। और इन्होंने पूरे 17 महीने लिए, पूरे 17 मंथ इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और इसके बाद 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर 72 क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए। और इसमें बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बताई गई। दैट इज पॉलिटिकल इशू, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। और इसमें जो इसके बाद काम किया गया, इसमें आईडीजी गठित की गई। आईडीजी होती है इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप।
इस ग्रुप को गठित किया गया और इस ग्रुप में कौन कौन थे? इस ग्रुप में सीबीआई की भूमिका रही, इस ग्रुप में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भूमिका रही, इस ग्रुप में आरबीआई की भूमिका भी थी और इस ग्रुप में जो है वो आईटी डिपार्टमेंट की भी भूमिका थी। इन सभी की भूमिका इसमें थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी दिसंबर 1995 में। तो देखो, इस एक स्कैम के लिए अगस्त 92 में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को उतना ज्यादा उस रिपोर्ट के जो अनुशंसा थे उनको माना नहीं गया। 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया और 1995 दिसंबर में आईडीजी की रिपोर्ट आई। इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप गठित की गई थी जिसमें सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आरबीआई, आईटी डिपार्टमेंट ये सभी शामिल थे। खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम परावर्तन निदेशालय भी कहते हैं, और इसका काम ही है मनी लॉन्ड्रिंग देखना कि ब्लैक मनी को लोग व्हाइट मनी किस तरीके से बनाते हैं। सीबीआई को भी इसमें शामिल किया गया, आरबीआई भी इसमें पार्ट थी और आईटी डिपार्टमेंट। तो हमारे इस स्कैम ने हमारे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों को बुरी तरीके से लॉस पहुंचाया, जिसके लिए वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद काफी दिनों से 2008 में ही इसकी अनुशंसा की गई थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनना चाहिए, क्योंकि हमारे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो इसका गठन किया गया 2000 में, लेकिन इसके लिए अनुशंसा की गई थी 2008 में ही श्री रघुराम राजन जी के द्वारा। ये नॉन स्टेचुटरी है, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। नॉन स्टेचुटरी बॉडी होने का मतलब होता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं और मिलकर के आपस में डिस्कशन होती है, पॉलिसीज बनती है। इसकी चेयरपर्सन होती है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सदस्य इसमें देखो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नर आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विद सचिव, चेयरमैन ऑफ सेबी, चेयरमैन ऑफ इरडा एंड चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। तो इसमें है कि आरबीआई, हमारी आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, आईआरडीएआई के भी चीफ शामिल होते हैं, साथ ही साथ इसमें सेबी के भी अध्यक्ष आते हैं। मतलब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों के जितने भी हेड हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं और उनके बीच में डिस्कशन होती है और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन होती है। और इसका काम है, एफएसडीसी का काम है अर्थव्यवस्था का पर्यवेक्षण, मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकोनॉमी, ताकि ऐसे स्कैंडल फ्यूचर में नहीं हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसका काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन दोनों पर मैं आप लोगों को अलग से क्लासेस दे चुकी हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं आपस में सामंजस्य बना करके रखें और मनी मार्केट का पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट ना हो सके और इससे आगे कोई स्कैंडल नहीं हो सके। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह के और भी अगर आपको कोई स्कैम जानने हैं, इसका सिर्फ पॉलिटिकल व्यू नहीं, उसका इकोनॉमिक व्यू, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी जरूर बनाऊंगी। आई होप मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज में इसको बनाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। थैंक